नमस्कार, मैं ओम प्रकाश। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जनपक्ष में। जनपक्ष में आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। देश के लगभग 42.3% लोगों की आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। वहीं जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 18.2% है। फिर भी देश का किसान परेशान है, उन्हें बार बार आंदोलन करना पड़ रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्वतंत्र टिप्पणीकार प्रोफेसर आदित्य देव जी। आपका स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। पिछले कुछ सालों से उत्तर भारत और देश के कई हिस्सों में किसान आंदोलन करते आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से आप देखेंगे कि जगजीत सिंह डल्लेवाल भूख हड़ताल पे हैं। हालांकि अभी उन्होंने अपना हड़ताल ख़त्म कर दिया है। क्या हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि उनकी मुख्य मांगे क्या है? कुछ उनकी मांगे अधूरी है, कुछ अभी भी बाकी है, कुछ उनकी पूरी भी हुई है। उनकी मुख्य मांगे क्या है? जी ओम प्रकाश जी, अभी जो किसान आंदोलन का जो अभी हाल ही का जो आपको रूप देखने को मिला है, उसका मुख्य कारण रहा है एमएसपी की मांग पर वो एक गारंटी चाहते हैं, कानूनी गारंटी चाहते हैं। और जैसा मुझे याद आता है कि कृषि मामलों पर जो संसदीय समिति बनाई गई थी, उसने भी अपनी सिफारिशों में एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग का जो प्रस्ताव है उसका समर्थन किया था। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की भी जो 5 सदस्यीय समिति बनाई गई थी, उसने भी एमएसपी की मांग का समर्थन किया और 11 अन्य मुद्दे उसमें चिन्हित किए गए थे। सबसे प्रमुख जो इसमें निकल के आता है वो एमएसपी की मांग है और किसान उस स्वामीनाथन आयोग का जो फार्मूला है उसी पर मांग कर रहे हैं और बार बार उसी की मांग को उन्होंने मांगा है। सरकार के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो सरकार कहीं ना कहीं ऐसा अनुभव कर रही है कि यदि वो एमएसपी पर कानूनी गारंटी दे देती है तो उसको सभी प्रकार की जो कृषि उपज हैं वो खरीदनी पड़ेगी। सरकार का मानना ये है। साथ ही साथ सरकार को ये लगता है कि जो 3 कृषि कानून वो लेके आए थे उनके प्रारूप को अगर और दूसरे दृष्टिकोण से हम लोग समझें तो उनका ऐसा मानना था कि इससे निवेश की जो संभावनाएं हैं कृषि के क्षेत्र में वो बढ़ती हैं। लेकिन किसानों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यदि आप एमएसपी पर बात नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं छल कर रहे हैं। और उस आंदोलन की विफलता का जो प्रमुख सरकार के जो प्रयास थे उनकी विफलता का भी एक बड़ा कारण यही था कि किसानों के एक बड़े वर्ग में ये भावनाग्रस्त हुई कि सरकार कहीं ना कहीं इस एमएसपी को समाप्त करना चाहती है और वो पूरी तरीके से कृषि को, किसानों को उद्योगपतियों पर आत्मनिर्भर बना देना चाहती है, निर्भर कर देना चाहती है। तो ये कहीं ना कहीं एक संकट है जो विश्वसनीयता के स्तर पर भी है। और हम व्यापक स्तर पर बात करें तो हम देखते हैं कि जो कृषि के जो मामले हैं, किसानों की आत्महत्या का जो पहला प्रकरण है वो लगभग 1970 में इस देश में पहला प्रकरण सामने आया और उसके बाद से निरंतर, खाली मैं 1995 से 2014 तक के आंकड़े अगर आपके सामने रखूं तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ये बताता है कि लगभग 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। वर्तमान के आंकड़ों पर अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि 2014 से 2022 तक का जो कालखंड है उसमें लगभग 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है। ये बड़े डरावने वाले आंकड़े हैं। नाबार्ड के जो आंकड़ों की अगर हम बात करें तो किसानों का जितना भी वर्ग है, जो संख्या है, उस पर सभी प्रकार के बैंक के ऋण के दृष्टिकोण से हम बात करें तो प्रत्येक किसान के ऊपर 1.35 लाख का जो ऋण है वो वर्तमान स्थिति तक है। इस हालात में किसान एमएसपी पर कानूनी गारंटी न मांगे तो मुझे लगता है कि ये किसानों के लिए भी हितकर नहीं होगा और सरकार को भी ये पक्ष समझना ही होगा कि एक छत्र छाया जो वो चाहते हैं वो उन्हें दी जानी चाहिए। सरकार जो बार बार कहती है कि ये संभव नहीं है, सभी के प्रकार के कृषि उपज उन्हें खरीदना होंगे, तो देखिए मैं 2 विषय इस बिंदु पर रखना चाहता हूँ। पहला है कि आप पूरी की पूरी उपज सरकार नहीं खरीदती है, पूरी उपज बाज़ार में आ भी नहीं पाती है। किसान उसका बड़ा भाग अपने उपभोग के लिए रखता है, आगामी फसल के बीज के लिए रखता है, अपने पशुओं के चारे और से संबंधित चीज़ों के लिए भी वो एक भाग उसका रखा जाता है। तो इन तीनों स्तर पर अगर हम देखें तो इससे स्पष्ट है कि पूरी उपज नहीं आ पाती है बाज़ार में, तो ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा ये है कि जो गारंटी की जो बात हो रही है एमएसपी की, वो उस स्थिति में होता है कि जब बाज़ार का जो मूल्य है
किसी भी उत्पाद का वो एमएसपी के मूल्य से नीचे चला जाए, कम हो जाए, तो सरकार का चिंतित होना बनता है। लेकिन इन दोनों परिस्थितियों में सरकार इसको नकार दे, एमएसपी की गारंटी पर बहुत अतिशय सुरक्षात्मक रवैया अपना ले, तो ये कहीं ना कहीं चिंतित करता है। सर, मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपने कहा कि आत्महत्या किसान कर रहे हैं। क्या सरकार जो मुख्य फसलें हैं, किसानों की जो मुख्य फसलें हैं, जैसे जौ, गेहूं, गजरा, ये सब मुख्य फसलें को तो एमएसपी देती है, बट बाकी अन्य फसलों के लिए एमएसपी नहीं देती है, क्योंकि किसान अन्य फसलें भी उगाते हैं। तो इसमें आपकी क्या राय है? हाँ, देखिए, मैंने अभी आपसे यही बात बताई थी कि किसान ये कानूनी गारंटी इसी विषय में मांग रहे हैं कि आप सभी प्रकार की कृषि की जो उपज हैं उनके ऊपर आपको गारंटी देना होगा, और कम से कम एमएसपी की गारंटी तो आपको देना होगा, ऐसा उनका मानना है। और आंदोलन जो अभी दोबारा से जो देखने में आ रहा है उसका एक प्रमुख बिंदु यही था कि आप कृषि के समस्त उत्पादों के ऊपर ये प्रतिबद्धता जाहिर कीजिए कि आप उन्हें खरीदेंगे और एक एमएसपी का जो न्यूनतम मानक हैं उनको पूरा करते हुए खरीदेंगे। सर, ये किसान आंदोलन में सरकार की भूमिका क्या है? देखिए, सरकार के दृष्टिकोण से किसानों से संवाद होना चाहिए। ये किसी से छिपा नहीं है कि अगर कोई विवाद की परिस्थिति बनती है तो उसका एकमात्र उपाय समाधान से निकलता है, संवाद से निकलता है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब किसानों का कोई प्रतिनिधिमंडल हो तो सरकार इतना चिंतित क्यों हो जाती है। सरकार इस देश के चुने गए प्रधानमंत्री से या उनके मंत्रालय के सहयोगियों से वार्ता करने के लिए यदि दिल्ली नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो सरकार का इतना आत्मरक्षा के जैसे प्रयास करने लगना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी उचित नहीं है। और मुझे तो ये लगता है कि किसान उस ग्रामीण अंचल से आते हैं जहाँ से आपके लोकसभा सदस्य आते हैं। आपका एक राजनीतिक दल के रूप में भी आपका ढांचा वहाँ तक उपलब्ध है, आपके कार्यकर्ता वहाँ तक मौजूद हैं। तो क्यों नहीं संवाद की प्रक्रिया ग्राम पंचायत स्तर पर प्रारंभ हो जाती है। अगर इस तरह के प्रयास किए जाएं तो किसानों को दिल्ली आने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आपकी सरकार की जो नीतियां हैं, जो रणनीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, आप देखिए, मुझे लगता है कि स्वतंत्र भारत में ये पहली सरकार होगी जिन्होंने किसानों के लिए योजनाओं के स्तर पर विशाल हृदय दिखाया है। तो एमएसपी जैसी एक बात को लेकर अड़ जाना, मुझे क्षमा कीजिएगा, किसानों के बीच में कम से कम यही संदेश गया है कि सरकार ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया हुआ है। तो इस विषय में ये चिंतन का विषय है। सरकार को थोड़ा सा लचीला होना पड़ेगा, सरकार को फिर से चिंतन करना पड़ेगा कि वो एमएसपी, किसानों की जो दशा को सुधारने के जो भी प्रयास हैं, योजनाओं को धरातल तक ले जाना और उनको अंगीकार करना, उनको धरातल पर साकार करना भी आवश्यक है। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि किसान आंदोलन का हमारे देश में होने वाले चुनावों पर, तमाम जो चुनावें 6 महीना 8 महीने के बाद होते रहती हैं कहीं ना कहीं, तो इसका असर कितना पड़ेगा? देखिए, आपने अपने प्रश्न में एक चीज़ दोहराई कि भारत जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव का जो औसतन समय है वो 6 वर्ष का है, 6 माह का, 5 वर्ष, 6 माह के बीच बीच में नहीं। आप किसी भी स्तर पे देखिए, ग्रामीण अंचल से लेकर चुनावी प्रक्रिया चलती ही रहती है। हाँ। नगर निगम, नगर पालिका, वो कहीं ना कहीं होते ही रहेंगे। तो सरकार के लिए मुझे नहीं लगता कि ये एक स्वस्थ चिंतन होगा कि आप चुनाव का बहाना करके किसी भी आंदोलन या किसी भी विवाद को टाल दें। चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसका एक अभिन्न अंग है और वो निरंतर होते हैं। तो चुनाव भी चलें और समस्याओं के समाधान भी तलाशे जाएं, विमर्श बना रहे, संवाद की स्थिति बनी रहे, और वो चुनाव की भेंट ना चढ़ने पाए और ना ही चुनाव उसको रंग देने पाए। अब लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में ये व्यवस्था भी है कि यदि कोई आंदोलन होगा, कोई प्रश्न होगा, तो उसमें विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी है कि वो सत्ता पक्ष तक उन जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे। लेकिन आप केवल चुनाव के एक परिप्रेक्ष्य में देखकर पूरी समस्या से बच तो नहीं सकते, समस्या को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। तो उस दृष्टि में चुनाव हों
लेकिन सब कुछ चुनावों के चलते हो रहा है। हमें इस मनोदशा से बाहर निकलना होगा। किसानों की अपनी समस्याएं हैं और वो लंबे समय से हैं। किसान लंबे समय से उन समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ये ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली चुनाव को लेकर ही किया गया है। अब किसान अपनी समस्याएं विविध स्तरों पर रखते हैं और उनका समाधान नहीं निकलता, वो धीरे धीरे दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। अब सौभाग्य से चुनाव आ जाता है तो इसमें तो किसानों का तो मुझे लगता है कि कोई दोष होता नहीं है। आखिर क्या कारण है कि जिस तरह से किसान की उपज, उनकी दूध, उनकी फसल दिल्ली तक तो आ जाती है, लेकिन किसान दिल्ली नहीं आ पाते हैं? सरकार इस पे क्यों नहीं, उनको आने क्यों नहीं देती है? देखिए, ये कहना भी कि किसान दिल्ली नहीं आ पाते हैं तो मुझे लगता है कि ये भी ज्यादती हो जाएगी किसान सरकार के साथ भी। सरकार का मंत्रालय है, सरकार के लोग हैं, वो जाते हैं किसानों से संवाद नहीं, ऐसा नहीं है, किसानों से निरंतर संवाद भी है। लेकिन किसानों के सामूहिक प्रदर्शन को, आप के आंदोलन को उस इस प्रारूप में ना देखा जाना, उस तरीके से उसके उत्तर न दिया जाना, और सरकार के उससे बचने के जो प्रयास हैं उनसे कुछ सकारात्मक संदेश नहीं जा पाता। ये तो मैं इस बात से सहमत हूँ। मीडिया किसान आंदोलन को लगातार कवरेज कर रही है। जिस तरह से आपको क्या लगता है कि मीडिया और किसान आंदोलन के बीच में मीडिया एक पुल की तरह इस मुद्दे को संचारित कर सकती है? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और ओम प्रकाश जी, अगर हम पूरे व्यापक दृष्टि से इसको देखते हैं तो प्रिंट मीडिया को अगर छोड़ दिया जाए तो ये बहुत निराशाजनक है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने किसानों के आंदोलन या किसानों के जो जनसरोकार हैं उनको उतना समय दिया नहीं है। प्राइम टाइम की अगर बात की जाए तो मुझे लगता नहीं कि आपको भी कोई ऐसा शो याद होगा कि जिसमें किसानों के जनसरोकार से रिलेटेड कोई कार्यक्रम अभी आपने देखा हो या आपको याद हो कि अंतिम बार ऐसा प्रयास कब किया गया। आदित्य जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि मीडिया दिखाती नहीं है, लेकिन प्राइम टाइम की बात कर रहे हैं तो उसमें जगह तो मिलता ही है, मीडिया को भी इसमें तो मिलता है। हाँ, निश्चित तौर पर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि केवल जगह हम जब वो समस्या के रूप में, विवाद के रूप में, एक आंदोलन के रूप में किसान दिखाई देने लगते हैं तो तब ही हम उन पर केंद्रित हों, उनको राष्ट्रीय मीडिया का विषय बनाएं। मुझे लगता है कि किसानों की जो समस्याएं हैं, किसान जिन विषयों का, जिन समस्याओं का धरातल पर जो सामना कर रहा है, मीडिया वहाँ तक पहुँचे और वो चीज़ें, जाहिर सी बात है सरकार और जनता के बीच के एक सेतु का काम करता रहा है मीडिया, तो कृषि से जुड़े विषयों पर भी उसका जो ये पैनापन है, जो ये उनकी उत्तरदायित्व है, वो निभाया जाना, उस व्यापक रूप से निभाया जाना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसमें हम पिछड़ रहे हैं। जी हाँ, आदित्य जी, चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। किसान संगठन और विपक्षी दल लगातार सरकार से बातचीत की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस हल नहीं निकला है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।